तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल टूर टिप्स पर। तो देखिए दोस्तों, हर वर्ष उत्तराखंड में अक्षय तृतीया यानी कि मई माह से 6 माह तक चार धाम की यात्रा का संचालन होता है। इस वर्ष भी चार धामों के पट खुल चुके हैं, कपाट खुल चुके हैं। तो यदि आप उत्तराखंड के चार धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री घूमने जाने की धार्मिक यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो की सहायता से आप अपनी चार धाम की यात्रा को बेहतरीन रूप से प्लान कर पाएंगे। क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको चार धाम यात्रा पर कैसे जाएं, इसकी पूरी जानकारी संक्षेप में शेयर करने जा रहे हैं। तो आप अपनी यात्रा को कैसे प्लान कर सकते हैं, कितने दिन लगेंगे, क्या क्या तैयारियां आपको करके जाना चाहिए, यह जानकारी आपकी यात्रा को अच्छी तरह से पूरी करने में काफ़ी मददगार होगी। और इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना, और यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने यार, दोस्त, मित्र, रिश्तेदारों के साथ में भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो ऐसा सोचिए कि अब आप यात्रा शुरू कर चुके हैं और चार धाम की यात्रा पर ही है, ऐसी कल्पना करते हुए इस वीडियो को देखिएगा, आपको बड़ा आनंद आएगा। तो आप अपनी यात्रा को ऋषिकेश से या हरिद्वार से शुरू कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने शहर से हरिद्वार आ जाना है। हरिद्वार आने के लिए पूरे भारत से आपको रेल सेवा मिल जाती है। यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको देहरादून आना होगा, क्योंकि हरिद्वार से सबसे नज़दीक में देहरादून एयरपोर्ट ही है। अब यदि आप चार धाम की यात्रा के लिए पर्सनल गाड़ी बुक करना चाहते हैं, टैक्सी लेना चाहते हैं, तो आप देहरादून से भी गाड़ी या टैक्सी किराए पर ले सकते हैं, या फिर आप हरिद्वार और ऋषिकेश से भी टैक्सी हायर कर सकते हैं। और यदि आप बस से चार धाम की यात्रा को करना चाहते हैं तो आप बस से भी कर सकते हैं। ये यात्रा आपके लिए एक बजट यात्रा हो सकती है। तो यदि आप 3-4 लोग हैं तो आपको चाहिए कि आप हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से चार धाम के लिए किसी प्राइवेट टैक्सी को हायर कर लें। ये आपको ज़्यादा सुविधाजनक रहेगी और आप रास्ते के जो दर्शनीय स्थान हैं उन्हें भी आप देख पाएंगे। लेकिन यदि आप बजट यात्रा पर निकले हैं तो आपको चाहिए कि आप हरिद्वार से चार धाम की बस पकड़ लें, या फिर आप हरिद्वार से पूरी यात्रा का पैकेज भी ले सकते हैं। वहाँ पर कई टूरिस्ट एजेंट्स हैं जो कि चार धाम की पूरी यात्रा का पैकेज भी देते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे। चलिए अब यात्रा शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही होगा, चार धाम के मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर है, पहाड़ों पर स्थित है, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 11,000 फुट के आसपास है और ये काफ़ी अधिक ऊंचाई है। और ऐसे में कभी कभी कुछ लोगों को सांस लेने में परेशानी हो सकती है। इसे एल्टीट्यूड सिकनेस कहते हैं। तो इसके लिए भी आपको अच्छी तरह से तैयारी कर लेनी चाहिए। इस यात्रा के दौरान आपको कई बार बारिश से भी सामना करना पड़ सकता है। तो बारिश के लिए आप छाता या बरसाती ज़रूर से अपने साथ में ले लें। एक टॉर्च अपने साथ में ज़रूर से रखें और हाई एल्टीट्यूड पर सांस लेने में दिक्कत ना हो, इसके लिए आप ऑक्सीजन का एक छोटा सिलेंडर अपने साथ में ज़रूर रखें। यदि आप 40 वर्ष से ऊपर के हैं तो आपको निश्चित रूप से एक छोटा सिलेंडर अपने साथ में रखना चाहिए। तो आप अपने शहर से देहरादून, हरिद्वार या ऋषिकेश आ चुके हैं और आप इन तीनों ही स्थानों से अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो यात्रा का क्रम है वो है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। इसी क्रम में यात्रा की जाती है। आपको इस क्रम का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले आप यात्रा करेंगे यमुनोत्री के लिए। पहला धाम आपका होगा यमुनोत्री। यमुनोत्री के बारे में थोड़ी सी जानकारी शेयर करते हैं। यमुनोत्री उत्तराखंड के चार धामों का पहला धाम है और चार धाम यात्रा में सबसे पहले यमुनोत्री जाना चाहिए। यमुनोत्री बेहद पवित्र यमुना नदी का उद्गम स्थल है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यमुना नदी गंगा नदी के समान ही हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और पूजनीय नदियों में से एक है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार यमुना सूर्य देव की पुत्री है। यह भी मान्यता है कि यमुना नदी धरती पर सबसे पहले कलिंद पर्वत पर अवतरित हुई थी। इसी वजह से इस नदी को कालिंदी नाम से भी पुकारा जाता है। यहीं यमुनोत्री के पास ही सप्त ऋषि कुंड और सप्त सरोवर भी है, जो कलिंद पर्वत पर ही स्थित है। भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में कालिंदी भी एक है और मृत्यु के देवता यमराज और न्याय के देवता शनिदेव
ये यमुना के भाई हैं। तो यमुनोत्री के पास ही खरसाली में शनिदेव का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर भी है। तो आप अपनी 4 धाम यात्रा में खरसाली की यात्रा भी शामिल कर सकते हैं। तो आपकी 4 धाम की यात्रा देहरादून, हरिद्वार या ऋषिकेश से सबसे पहले यमुनोत्री के लिए ही शुरू होती है। चलिए यमुनोत्री के लिए रवानगी करते हैं। हरिद्वार से आपको यमुनोत्री धाम तक बस की सुविधा मिल जाती है। ये बस आपको जानकी चट्टी तक लेकर जाएगी। तो आपको हरिद्वार से जानकी चट्टी तक जाना है। हरिद्वार से यमुनोत्री जाने वाली बस का टिकट आप एक दिन पहले ही बुक करा लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो आप जानकी चट्टी तक पहुंचने के बाद आपको लगभग वहां से 6 किलोमीटर पैदल चलना होगा। यदि आप पैदल नहीं चल सकते हैं तो घोड़े की, पौनी की, पालकी की सुविधा भी आपको यहाँ मिल जाती है। हरिद्वार से जानकी चट्टी तक जाने में आपको लगभग 8 से 9 घंटे लग जाएंगे, जो कि आप बस में जाएंगे। और जानकी चट्टी पहुंचकर आपको चाहिए कि आप होटल लें वहाँ और आराम करें, क्योंकि 8-9 घंटे की पहाड़ी क्षेत्र में यात्रा करने के बाद में आपकी हड्डियाँ जवाब देने लगेगी, आपकी कमर भी जवाब देने लगेगी। तो आपको यहाँ जानकी चट्टी में 1000-1500 रुपये में अच्छी होटल मिल जाएगी। और इस पूरी यात्रा में आपको हर तरह, हर जगह शुद्ध शाकाहारी भोजन मिल जाएगा। तो खाने पीने की भी कोई टेंशन नहीं है। तो आप हरिद्वार से जानकी चट्टी पहुंच जाएं और वहां जाकर आप होटल लेकर आराम करें। अगले दिन आप जानकी चट्टी से यमुनोत्री के लिए निकल जाएं। ये यात्रा आपको पैदल ही कवर करनी है, लेकिन यदि आपको चलने में कोई परेशानी है या आप उम्र में हैं तो आप यहाँ पिट्ठू, पालकी, घोड़े किसी की भी सुविधा ले सकते हैं। यमुनोत्री मंदिर सुबह 7 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुला रहता है। बीच में 1 से 4 बंद भी रहता है। यमुनोत्री मंदिर के दर्शनों के बाद में आप वापस नीचे आ जाइए, यानी कि जानकी चट्टी आ जाइए और यहाँ होटल में विश्राम कीजिए, रात यहीं बिताइए। आपकी 1 धाम की यात्रा पूरी हो चुकी है। चलिए यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। यमुनोत्री से अब आपको जाना है गंगोत्री के लिए। दूसरा धाम है आपका गंगोत्री। तो यमुनोत्री से गंगोत्री की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है और आपको जानकी चट्टी और बारकोट से गंगोत्री के लिए बस मिल जाएगी। आप उत्तरकाशी, हरसिल वैली होते हुए गंगोत्री धाम तक पहुंचेंगे। इस यात्रा में आपको लगभग 10 घंटे का समय लगेगा और गंगोत्री में आप पहुंचकर होटल लीजिए, आराम कीजिए। यहाँ भी आपको 1000-1500 रुपये में अच्छी होटल मिल जाएगी। और अगले दिन विश्राम करने के बाद में अगले दिन गंगोत्री के दर्शन कीजिए। अगले दिन आप गंगोत्री धाम के दर्शन करिए। यहाँ आपको बिल्कुल भी पैदल नहीं चलना है। गंगोत्री मंदिर आपकी कार या बस से मात्र 500 मीटर की दूरी पर ही होगा। जहाँ पार्किंग है वहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर आपको गंगोत्री मंदिर के दर्शन के बाद आप यहाँ आसपास के स्थानों को देखने जा सकते हैं। अब आपकी 2 दिन की यात्रा और 2 धाम की यात्रा पूरी हो चुकी है। अब आपका अगला पड़ाव होगा केदारनाथ। केदारनाथ जाने के लिए आप गंगोत्री से फाटा आ सकते हैं और यदि आप केदारनाथ मंदिर हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो आपको फाटा ही आना होगा, क्योंकि फाटा से आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा मिल जाएगी और यहाँ से हेलीकॉप्टर के द्वारा आप सीधे केदारनाथ जा सकते हैं। यदि आप फाटा नहीं जाना चाहते हैं तो आप सोनप्रयाग भी आ सकते हैं। सोनप्रयाग से भी आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा मिल जाती है। तो यदि आप फाटा नहीं जाएं तो सोनप्रयाग आ जाइए। यहाँ सोनप्रयाग से आप घोड़े से या पैदल केदारनाथ की आपकी यात्रा शुरू होगी। तो आपको गंगोत्री से सोनप्रयाग आना होगा। गंगोत्री से सोनप्रयाग लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और आप यहाँ बस से या टैक्सी से आ सकते हैं। सोनप्रयाग से आपको गौरीकुंड जाना होगा, थोड़ी सी दूरी पर है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड का रास्ता लगभग 5 किलोमीटर है। आप इस मार्ग पर, सड़क मार्ग से किसी भी प्रकार की गाड़ी से, जीपें आपको मिल जाएगी, छोटे साधन मिल जाएंगे, वहाँ से आप गौरीकुंड तक पहुँच जाएँ। इसके लिए आपको वहाँ कई साधन मिल जाएंगे, लेकिन इससे आगे, गौरीकुंड से आगे आपको केदारनाथ मंदिर तक पैदल ही जाना होगा। यहाँ से केदारनाथ का रास्ता लगभग 16-17 किलोमीटर है और अब आप यह रास्ता पैदल पार कर सकते हैं। यदि आप पैदल नहीं चल सकते हैं तो फिर आप वहाँ पालकी या घोड़े की सवारी करके भी जा सकते हैं। देखिए, ये रास्ता बहुत ही दुर्गम रास्ता है और आपको यहाँ बहुत ही संभल कर चलना होगा। तो आप अपनी आगे की यात्रा शुरू करने से पहले सोनप्रयाग या उत्तरकाशी में रात्रि में अच्छी तरह से विश्राम कर लें, ताकि आप तरोताज़ा रहें और अगले दिन सुबह आप यात्रा शुरू करें। तो आप श्रीनगर
गढ़वाल या रुद्रप्रयाग से भी ये यात्रा शुरू कर सकते हैं और फिर अगले दिन ही गौरीकुंड जाएं। तो विश्राम आप रुद्रप्रयाग में कर सकते हैं, सोनप्रयाग में कर सकते हैं। इसके बाद अगले दिन आप गौरीकुंड जाए, वो सोनप्रयाग से रुद्रप्रयाग से 5 किलोमीटर दूर है। गौरीकुंड पहुंचने के बाद में आपको पैदल यात्रा शुरू करनी है। पहाड़ी रास्तों की यात्रा काफ़ी दुर्गम हो सकती है, तो आप अपने साथ में कम से कम सामान लेकर जाएं। सारा सामान आप होटल में रख कर जाएँ। गौरीकुंड से केदारनाथ की चढ़ाई काफ़ी अच्छी चढ़ाई है, तो एक डंडा लकड़ी कुछ आप अपने साथ में ले लें, बरसाती अपने साथ में ले लें, एक छाता अगर लेना चाहें तो ले लें, बरसाती ले लें, एक टॉर्च अपने साथ में ज़रूर रखें। फिर से बता रहा हूँ, तो इसके लिए आप 2 दिन का समय रखें और आपको ये बहुत ही अच्छी यात्रा लगेगी। तो आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड चले आएँ और गौरीकुंड से आपको पैदल या पालकी या घोड़े पर आपको केदारनाथ तक पहुँचना है। गौरीकुंड से केदारनाथ आप रुकते रुकते चलते चलते 4-5 घंटे में पहुंच जाते हैं। शाम तक तो पहुंच ही जाएंगे। अगर आप आराम से भी चढ़ेंगे तो सुबह से शाम तक आप केदारनाथ बाबा के दरबार में पहुंच जाएंगे। यहाँ आप केदारनाथ के दर्शन कीजिए, संध्याकालीन आरती के आनंद लीजिए और हमारी ये आपको सलाह है कि आप केदारनाथ में एक रात ज़रूर से बिताइए और सुबह आरती के दर्शन ज़रूर से कीजिए। तो यदि आप घोड़ा किराए पर लेकर जाते हैं तो लगभग 2800 से 3500 रुपये जैसी आपकी सेटिंग बैठ जाए आपको घोड़े वाले को देना होगा। और यदि आप ट्रैकिंग कर सकते हैं 17-18 किलोमीटर की, तो आप पैदल जाइए और ज़्यादा आनंद आएगा। और यदि आप बिल्कुल भी ऐसा कुछ घोड़े पर भी नहीं बैठ सकते हैं तो आप हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं। अब आपने बाबा केदारनाथ के दर्शन कर लिए हैं और आपको चाहिए कि आप रात में केदारनाथ ही रुकें, ऐसी हमारी सलाह है। सुबह एक बार फिर से आरती के दर्शन कीजिए और नीचे चले आइए। नीचे आप या तो सीधे गौरीकुंड चले आएंगे या फिर आप गौरीकुंड के स्थान पर गुप्त काशी भी रुक सकते हैं। रात्रि में गुप्त काशी रुक जाएं और गौरीकुंड सुबह पहुंच जाएं। अगले दिन गौरीकुंड पहुंच जाएं और जहां आपने होटल में सामान रखा था गौरीकुंड में, यदि गौरीकुंड में रखा है तो गौरीकुंड में या सोनप्रयाग में जहाँ भी आपने सामान रखा है वहाँ से आप अपना सामान लीजिए और आगे बढ़िए। यदि आपके पास समय है तो आप त्रियुगी नारायण मंदिर के दर्शनों के लिए ज़रूर जाएं। ये फाटा से 23 किलोमीटर की दूरी पर है और गौरीकुंड से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। त्रियुगी नारायण मंदिर भगवान विष्णु जी को समर्पित है, लेकिन यहाँ विष्णु जी को समर्पित होने के साथ साथ इस मंदिर को माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह की कथा से भी जोड़कर देखा जाता है। इस मंदिर के सामने ही आपको एक आग जलती हुई दिखाई देगी। कहते हैं कि ये आग भगवान शिव पार्वती जी के विवाह के समय से ही जली हुई चल रही है, ये कभी बुझी नहीं है। ये अपने आप में एक चमत्कार है और आपको इस चमत्कार को देखने के लिए ज़रूर से जाना चाहिए। तो आपने अपनी 4 धाम की यात्रा में 3 धाम की यात्रा यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ की यात्रा पूरी कर ली है। तो प्रेम से बोलिए केदारनाथ बाबा की जय हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चौथे धाम के लिए। तो यात्रा को आगे बढ़ाते हैं बद्रीनाथ जी के लिए। अब आप प्राइवेट टैक्सी से गए हैं तो सीधे ही बद्रीनाथ के लिए निकल सकते हैं, नहीं तो आपको केदारनाथ से रुद्रप्रयाग या सोनप्रयाग आना है, यानी कि गौरीकुंड से आपको पुनः रुद्रप्रयाग या सोनप्रयाग आ जाना है। यहाँ से आपको बद्रीनाथ मंदिर के लिए बस मिल जाएगी, केदारनाथ से सोनप्रयाग। लेकिन हमारी सलाह है कि आप गौरीकुंड में या गुप्त काशी में आराम कर लें। तो अगले दिन आप बद्रीनाथ के लिए निकल जाएं। सोनप्रयाग से या रुद्रप्रयाग से आपको बस मिल जाएगी जो कि आपको 10 घंटे के सफ़र के बाद में बद्रीनाथ पहुंचा देगी। बद्रीनाथ में भी आपको पैदल बिल्कुल भी नहीं चलना है, वहां सीधा वो मंदिर के पास ही आपकी गाड़ी जा सकती है, वहीं पार्किंग स्थल है। थोड़ा सा मंदिर तक तो चलना ही पड़ेगा। यदि आपकी खुद की गाड़ी में आप जा रहे हैं तो आपको रास्ते में गरुड़ गंगा मिलेगी और इसलिए आपको चाहिए कि आप सीधे बद्रीनाथ ना जाकर गरुड़ गंगा के पास थोड़ा सा समय व्यतीत कर सकते हैं और जोशीमठ में ठहर सकते हैं। आप बद्रीनाथ मत जाइए, गरुड़ गंगा के आनंद लीजिए और जोशीमठ में जाकर आप रात विश्राम कर लीजिए। और यदि आप अपनी टैक्सी से जा रहे हैं तभी ये बात संभव हो पाएगी। यदि आप बस से जा रहे हैं तो सीधा बद्रीनाथ जाना ही है, नहीं तो आप जोशीमठ ठहर सकते हैं। देखिए, हमारी सलाह है कि आप इन सब जगहों को घूमने के लिए दोबारा कब आएंगे पता नहीं, इसलिए कोशिश कीजिए कि रास्ते में मिलने वाले इन सभी शानदार स्थानों को भी विजिट करें। जोशीमठ में आप होटल ले लीजिए, होटल आपको यहाँ आराम से मिल जाएगा और अगले दिन सुबह 7-8 बजे ही जोशीमठ से आप बद्रीनाथ मंदिर के लिए यात्रा शुरू कर दें। जोशीमठ से बद्रीनाथ की दूरी 45 किलोमीटर है केवल, और चूँकि पहाड़ी रास्ते हैं इसलिए 45 किलोमीटर को भी पार करने में आपको लगभग 2 घंटे लग जाएंगे।
तो आप सुबह 7 बजे निकल जाइए तो 9 बजे तक आप बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे। आराम से बद्रीनाथ के दर्शन कीजिए, आनंद लीजिए, नाश्ता कीजिए, भोजन कीजिए और दोपहर में आप भारत के अंतिम गांव माना गांव, जिसे माना गांव भी कहते हैं, माना गांव घूमने जा सकते हैं। ज़रूर जाना चाहिए आपको। ये गांव बद्रीनाथ से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर ही तो स्थित है। यहीं इस गांव में सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। जी हाँ, तो यहाँ सरस्वती नदी का उद्गम स्थल काफ़ी दर्शनीय है। आपको यहाँ सरस्वती नदी के उद्गम स्थल के दर्शन जरूर से करके आने चाहिए। यहाँ भीम पुल और महर्षि वेदव्यास की गुफा भी है। कुल देवी का मंदिर है, जो अपने कुल देवी का मंदिर है, तो आपको इन सब मंदिरों के दर्शन भी जरूर से करने चाहिए। और यहाँ आपको माणा गांव में हिंदुस्तान की आखिरी दुकान, अंतिम दुकान भी देखने को मिलेगी। उसे ज़रूर देख कर आएँ, वहाँ चाय पी कर आएँ, आपको बहुत आनंद आने वाला है। माणा गांव में आप 3-4 घंटे आराम से बिता सकते हैं। बिताइए, आनंद कीजिए और फिर से जोशीमठ आ जाइए। जोशीमठ में ही आप अपनी होटल में आराम कीजिए, मज़े कीजिए और अगले दिन आप फिर से हरिद्वार के लिए, ऋषिकेश के लिए, देहरादून के लिए वहाँ से रवाना हो जाइए, जहाँ से भी आप आए हैं। हरिद्वार तक आप पहुँच जाइए और हरिद्वार से आपको अपने घर के लिए बस या रेल मिल जाएगी। यदि आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो देहरादून जाना होगा। तो इस प्रकार से आप अपनी सुखद यात्रा, 4 धाम की यात्रा पूरी करके घर लौटिए, आराम से लौटिए। यदि संभव हो तो इस यात्रा को पूरा करने के बाद में पुष्कर राज जरूर जाइए। और हाँ दोस्तों, वर्ष 2022 में 4 धाम की यात्रा करने वाले प्रतिदिन के यात्रियों की संख्या काफ़ी लिमिटेड कर दी गई है और रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए जब यात्रा पर निकलें तो यात्रा का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कराकर ही जाएं। यदि आप ऑनलाइन कराना भूल चुके हैं तो वहां आपका ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। इस यात्रा से जुड़ी और ज़रूरी जानकारियों के लिए आप हमारा वीडियो, यात्रा की ज़रूरी शर्तें, 4 धाम की यात्रा की ज़रूरी शर्तें देख सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा। तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, आपको पूरी जानकारी वहाँ मिल जाएगी। तो इस प्रकार से लगभग 10 दिनों में आप अपनी 4 धाम की यात्रा को आराम से पूरा कर सकते हैं। यदि आप भाग दौड़ करके करेंगे तो 8-7 दिनों में भी पूरी कर सकते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि आप आराम से इस यात्रा को पूरा कीजिए, आनंद के साथ में पूरा कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त शानदार यात्रा आपकी होने वाली है। तो ये यात्रा आपको कैसी लगी, ये प्लान आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो, यह जानकारी अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह की और भी कई स्थानों की घूमने की जानकारी, दर्शनीय स्थलों की जानकारी लेकर आते हैं। तो आप घूमने के शौकीन हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।